हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का हम चैप्टर 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टोटली वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री वर्ल्ड की मिडाइवल और वर्ल्ड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सब इसमें आ जाती है, जो भी हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर है 11th का, लेखन कला और शहरी जीवन। ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और इस सभ्यता की ये खासियत है, जो भी लेखन कला है और जो शहरी जीवन है उसकी शुरुआत यहाँ से मेसोपोटामिया में होती है। तो कि नदियों के ये किनारे बसी हुई थी, काफ़ी सारे यहाँ से आ जाते हैं फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट, जिनको हम आज इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। सबसे पहली लाइन में बहुत ही बढ़िया फैक्ट हमें मिल जाता है, जो शहरी जीवन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेसोपोटामिया में। यही हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है, तो ये हमें याद रखने में इजी रहेगा। फरात, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूफ्रेट्स, और दजला यानी टिग्रिस नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी आज के ज़माने में देखें तो ये आज इराक का हिस्सा है। और दजला और फरात नदियाँ हिंदी में और कई बार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमें दोनों ही यहाँ पे भाषाओं के शब्द याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। दजला टिग्रिस और फरात यूफ्रेट्स, इन नदियों के किनारे ये बसी थी, इन दोनों नदियों के बीच में थी। फिर देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। यानी मेसोपोटामिया किसके लिए प्रसिद्ध थी? सबसे पहले तो अपनी संपन्नता, यानी आर्थिक जो स्थिति है उससे भी ये बहुत संपन्न थी। शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य इसके, और गणित और खगोल विद्या के लिए ये प्रसिद्ध होती है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी, फ़राओ मिस्र में राजा को कहा जाता था, तो मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। और यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को, मुख्यतः इसके शहरी का दक्षिणी भाग को हम देखेंगे, जो कि सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी इसके जो मेनली शहरीकृत भाग है वो दक्षिणी भाग होता है, और दक्षिणी भाग में भी सुमेर और अक्कद नाम की दो जगह हैं। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। यानी 2000 ईसा पूर्व से पहले दक्षिणी क्षेत्र को सुमेर और अक्कद कहा जाता था, और 2000 के बाद, ईसा पूर्व के बाद, उसी दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। यानी उसी क्षेत्र को अलग अलग नामों से कहा जाता है। यहाँ पे सुमेर, अक्कद और बेबीलोनिया अलग अलग नहीं है, उसी भाग को प्राचीन और फिर नवीन नाम से जाना जाता था। तो लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना इस राज्य स्थापित कर लिया, तो उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। यानी जो दक्षिणी क्षेत्र के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि 2000 से पहले उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था, और 2000 के बाद उसे बेबीलोनिया। लेकिन उत्तर के भाग को 1100 ईसा पूर्व से असीरिया कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे असीरियाई लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और उस प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन या सुमेरी। तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा आपसे पूछ ली जाए तो सुमेरियन। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा लोग यहाँ आने लगे, तो अक्कदी ने सुमेरी का स्थान ले लिया। यानी 2400 के बाद
सुमेरी की जगह कौन सी भाषा आ गई सेकंड पे? अक्कदी। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय यानी 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ, यानी 1400 ईसा पूर्व के बाद में यहाँ से अरामाइक भाषा भी आने लगती है। ये थर्ड नंबर की भाषा है और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद फिर यहाँ पे व्यापक रूप से बोली जाने लगी ये वाली भाषा जो अरामाइक है, और आज भी इराक के कुछ भागों में ये बोली जाती है। और इस भाषा के हमें अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। इसको हम जोड़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री से भी, क्योंकि प्राचीन इतिहास में ही ये भाषा हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। तो कई बार इंटरकनेक्ट होकर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सी भाषा है जो हिब्रू से मिलती जुलती थी, तो वो अरामेइक है, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी तीसरी भाषा है ये। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में होती है और वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, उरुक और मारी यहाँ के महत्वपूर्ण शहर थे, यहाँ पे उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा और भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की परियोजना कहीं नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी ये सब चीज़ें हमें यहाँ से खुदाई में मिली है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यानी सुमेर को ईंटों से बनी शहरों की भूमि कहा गया है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर देखें, यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सत्य को सिद्ध करने का प्रयास ये लोग करने लगे। और 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। यहाँ पे देखिए, 1840 के दशक में खोज शुरू होती है और 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान के बारे में बताया कि ब्रिटिश जो है वो एक पट्टिका की खोज में लगे हुए हैं जो कि बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की जो कहानी है उसका अंकन उस पट्टी पर था। फिर यहाँ पे 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर सही नहीं है, यानी पूरी टोटली सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्तित करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गईं और इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी और बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर ही आधारित है। तो यहाँ पे हमारा पहला इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है और मेसोपोटामिया शब्द को यहाँ पे स्टार से इम्पोर्टेंट दिखाया गया है और इसकी व्याख्या हमें बताई है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोस यानी नद्य और पोटेमोस यानी नदी।
तो नदियों के बीच की मध्य की जो भूमि है वो मेसोपोटामिया यहाँ पे कही गई है। इस शब्द का अर्थ हमें बताया गया है और यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखिए अगली परिभाषा, बाइबल के अनुसार ये जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोहा नाम के एक मनुष्य को चुना और नोहा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे गए सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उत्तनपिस्टिम कहा जाता है। तो ये जो कहानी ब्रिटिश लोगों के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई, वही मेसोपोटामिया के जब साहित्यों में भी मिलती है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे जो खोज है वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हो सकती है, तो वो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें ये पश्चिमी एशिया का चित्र दिया गया है, जो कि भारत का जो आज का नक्शा देखे उसके पश्चिम में ये हमारी सिंधु घाटी यहाँ पे आ जाती है और इसके पश्चिम में यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके भी पश्चिम में यहाँ पे ईरान आता है और यहाँ पे ये आज का जो इराक गणराज्य है इसका हिस्सा ये है। और यहाँ पे देखिए और जूम करके देखते हैं, ये यहाँ पे दजला नदी है और ये फरात नदी है और इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है इसको कहा गया है मेसोपोटामिया। और यहाँ पे ये सीरिया यानी असीरिया उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये बेबीलोन जिसे पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया और ये उरुक, उर, ये मारी, ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ के शहर। तो इस मैप को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तुर्की इसके पश्चिम में आ जाता है, इसके पूर्व में ईरान आ जाता है और अरबी रेगिस्तान इसके दक्षिण में आ जाता है और इसके ऊपर उत्तर में आ जाता है काला सागर और उत्तर पूर्व में आ जाता है कैस्पियन सागर। तो मैप को बहुत ही ध्यान से बिठा लीजिए आप। इसके पूरी तरह पश्चिम में भूमध्य सागर है, तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो हमें चारों तरफ से 360 डिग्री से चैप्टर को पढ़ना है। फिर देखिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल क्या कहता है। इसका भूगोल, इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 7000 से 6000 के बीच खेती शुरू हो जाती है। और उत्तर में जो ऊंची भूमि है वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। यानी कृषि से भी ज़्यादा ये लोग पशुपालन पे निर्भर करते हैं क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान बहुत अच्छे हैं। और सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है और दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों का और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है और जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। यहाँ पे देखिए इस मैप को और ज़्यादा बारीकी से दिखाया गया है। इराक गणराज्य की राजधानी बगदाद यहाँ पे हमें दिखाई गई, उरुक और उर नगर, और यहाँ पे बेबीलोन, मारी, और ये यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट शहर।
और ये उत्तर में स्टेपी घास के मैदान हो गए और दक्षिण में जो मरुस्थल हो गया। ये कृषि उत्पादक प्रदेश यहाँ का दक्षिण में होता है और जो घास के मैदान है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, उत्तर में। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है वर्षा सिंचित क्षेत्र। और जितने भी ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है और नदियाँ पर्वतों से ही निकलती है और इन्हीं के बीच में से नदियों के अंदर से होकर पूर्व की ओर जाने का परिवहन का साधन भी ये नदियाँ ही होती है। तो ये हमें जो मैप दिया गया है मेसोपोटामिया के पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान और दक्षिण का सिंचित क्षेत्र हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे भूगोल देखने को मिलता है मेसोपोटामिया का। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम भी देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया कि ये लोग गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि की खेती करते थे। रोम साम्राज्य, जो कि हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी थी, फिर भी खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे। इनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन वस्तुएं मिलती थी। इनके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ भी खूब फल देते थे, पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण यहाँ पे कैसे शुरू होता है और क्या उसका महत्व होता है, इस पॉइंट को हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।